किसी भी आपराधिक मामले की विवेचना करने का पहला पड़ाव होता है पुलिस का दरोगा और एक होता है एडीजी। किसी भी राज्य के पुलिस में आला अफसरों में से एक। एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, किसी भी राज्य के पुलिस का आला अफसरों में से एक। हाँ, अगर वो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मुखिया है तो समझो बम बम हो गया। सैकड़ों हजारों दरोगा उसके मातहत होते हैं, जरूरत पड़े तो पूरा महकमा भी उनके चरणों में पसर सकता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि एक एडीजी या आईजी की उपलब्धि किसी दरोगा से बेहतर ही होती है। इस बात को समझने के लिए दो किस्से पर्याप्त हैं। एक किस्सा है एक चीफ सेक्रेटरी हुए एक अधिकारी के घर हो गई 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का मामला, और दूसरा है कुख्यात हत्यारे संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की दिन दहाड़े भरी अदालत में हो गई हत्या। चीफ सेक्रेटरी वाले मामले में तो एक दरोगा की क्षमता, सूझबूझ, अनुभव और छानबीन करने की उसकी काबिलियत बेमिसाल थी। इतना ही नहीं, इतना बेधड़क और बेहिसाब मुखर भी होता था वह दरोगा। अखिलेश यादव सरकार में मुख्य सचिव थे आलोक रंजन। उनके एक बेटे की बहुभोज समारोह का आयोजन हुआ था। हजारों की तादाद में लोग उस समारोह में मौजूद थे। इसी दौरान पता चला कि उस नवोढ़ा बहू को किसी हैसियतदार शख्स ने 1.5 करोड़ रुपए का हार गिफ्ट किया था। उसी दौरान वह हार चोरी भी हो गया। लूम मच गया, हंगामा। तब लखनऊ के एसएसपी हुआ करते थे राजेश पांडे। बताते हैं कि आलोक रंजन ने राजेश पांडे से साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हीरो वाला वह बेशकीमती हार चाहिए और हर हालत में चाहिए। राजेश पांडे ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन हार नहीं मिला। आलोक रंजन ने अपने घर पिछले 14 वर्षों से काम करने वाले खाद्यान्न निगम और बीज निगम के 2 कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया। पुलिस उन दोनों को ले गई। आलोक रंजन 2-1 दिनों के बाद पुलिस से बोले कि मुझे हार चाहिए या फिर उसकी कीमत दे दो। राजेश केवल तफ्तीश ही कर सकते थे, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रिपोर्ट लिखवा देते तो दोनों को जेल भेजना पड़ जाता। ऐसे में चोरी कैसे उगली जा सकती थी? राजेश पांडे अपनी जेब से कहां से पैसा देते? उधर चीफ सेक्रेटरी ने राजेश पांडे का जीना हराम कर दिया। क्या घर और क्या दफ्तर, क्या सुबह क्या शाम, क्या दोपहर क्या रात, जब देखो राजेश पांडे की पेशी हो जाती थी। एक बार तो अखिलेश यादव के कॉलेज के एक सीनियर और उस दौरान हजरतगंज थाने में तैनात सीओ के हस्तक्षेप से उन दोनों को रिहा कर दिया गया। लेकिन अगली शाम को ही आलोक रंजन इतना भमक पड़े कि उन दोनों को फिर हवालात में बंद कर दिया गया। राजेश पांडे बताते हैं कि एक दिन आजिज हो गए थे राजेश पांडे, और एक दिन राजेश पांडे अखिलेश के सीनियर सीओ अफसर और मामले की तफ्तीश कर रहे वरिष्ठ दरोगा को लेकर आलोक रंजन के घर पहुंच गए। बताते हैं कि आलोक रंजन ने फिर चोरी पर बातचीत शुरू की तो वरिष्ठ दरोगा ने साहस जुटाकर कह दिया, हजूर, कोई छुटका नया चोर होता तो हम 1-8 घंटे में ही उसका ग्रीस पेट्रोल निकाल देते हैं। कोई पक्का चोर हो तो 4-6 घंटे के अंदर ही वो सच उगल देता है, लेकिन अगर कोई बड़ा घाघ निकला तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के अंदर सच उगल देता है। तो साहब, जिन लोगों से हमने पूछताछ की है वे यकीन मानिए कि वे निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं। हाँ, अगर आप इजाजत दें तो हम आपके परिवार के कुछ लोगों से भी कुछ बातचीत कर लें, पूछताछ कर लें। यकीन मानिए हजूर कि सच सामने आ जाएगा अगर हमारे तरीके से तफ्तीश करने की इजाजत दे दी जाए तो। कहने की जरूरत नहीं कि इसके बाद से ही राजेश पांडे का ट्रांसफर एटीएस में कर दिया गया। एसएसपी से एसपी हो गए और उन 2 कर्मचारियों को पुलिस के बजाय सीधे एसटीएफ के हवाले कर दिया गया, जिसने अगले 2.5 महीनों तक लखनऊ के सभी ग्रामीण थानों के हवालातों में बंद कर उनकी दिन रात धुनाई की। अब जरा देख लिए संजीव महेश्वरी और जीवा के दिन दहाड़े कोर्ट में हुई हत्या का मामला। इस मामले में हत्या उस युवक पर की गई बताई जा रही है जो शक्ल और हाव भाव से भी निरा मूर्ख और बकलोल दिख रहा है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद
3 दिन का पुलिस रिमांड मिल जाने के बावजूद एक एडीजी स्तर का अफसर मोहित अग्रवाल की काबिलियत तो देखिए, जो पिद्दी भर के अभियुक्त के चेहरे पर से असलियत नोच पाने में पूरी तरह असफल साबित हुआ है। यह है एक दरोगा और एक एडीजी के बीच का एक जबरदस्त फर्क, खास तौर पे तब जब एक दरोगा को बमुश्किलन 60-65 हजार रुपए महीना ही मिल पाते हैं, जबकि एडीजी पर सरकार महीना करीब 25 लाख रुपयों तक का खर्चा करती है, तनख्वाह अलग से। संजीव जीवा एक खूंखार और दुर्दांत अपराधी, 2 दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर गंभीर आरोप थे, जिनमें दर्जन से ज्यादा हत्यारें शामिल थी। ब्रह्मदत्त जी की हत्या तक का मामला उस पर था। पिछले महीने ही लखनऊ की अदालत में जीवा की हत्या वकील के भेष में आए एक व्यक्ति ने गोली मारकर कर दी थी, जैसा बताया जा रहा है। अब ये संयोग है या फिर कोई रणनीति कि पूरा का पूरा मामला ही जौनपुर के ही आसपास घूमता दिखाई पड़ रहा है। मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था जीवा। वैसे भी जौनपुर को मूली, मक्का और मक्कारी की जन्मभूमि माना जाता है। दुर्दांत अपराधी, कुख्यात सरकारी मुखबिर, खतरनाक हत्यारे, पुलिस में प्रश्रय में छुट्टा बढ़के अपराधियों का लंबा इतिहास रहा है जौनपुर में, जो आज भी मौजूद है। लेकिन आज बात तो मुख्तार अंसारी की कारगुजारी और उसके कारकुन संजीव जीवा की हत्या को लेकर। गाजीपुर के बाद केवल जौनपुर ही एक सबसे बड़ा शेल्टर एरिया रहा है मुख्तार अंसारी के लिए। बड़े बड़े पीजी कॉलेजों में मुख्तार का स्वागत पलक पावने पर बिछा कर किया जाता था। अक्सर दावतें हुआ करती थी। जौनपुर में मुख्तार अंसारी ने दर्जनों बार रोड शो और सभाएं आयोजित की हैं। इतना ही नहीं, जौनपुर के मुख्य बाजार वाली ट्रैक्टर्स एजेंसी में मुख्तार अंसारी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आयोजित किया करता था। इतना ही नहीं, जिला भाजपा अध्यक्ष के सगे चाचा और कथित पत्रकार व ट्रैक्टर व्यवसायी आईबी सिंह का एक खासम खास माना जाता है मुख्तार अंसारी। देखिए कि संजीव जीवा की हत्या के मामले में जिस युवक अजय यादव को पुलिस ने पकड़ा है, उसका कोई अता पता तक नहीं खोज पाए हैं यह एडीजी। और फिर केवल यह एडीजी मोहित अग्रवाल ही क्यों, 2 आईजीबी तो उससे एसआईटी में पिछले 3 दिनों तक रिमांड और सतत छानबीन के बावजूद मामले की पूंछ तक नहीं बरामद कर पाए हैं। 7 जून को लखनऊ की अदालत में 3:30 बजे शाम को यह हादसा हुआ और मुख्यमंत्री ने उस पर हस्तक्षेप लेकर मामले की जांच एसआईटी से कराने की घोषणा की। आपको बता दें कि एसआईटी के मुखिया यही एडीजी मोहित अग्रवाल के अलावा अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण त्रिपाठी और लखनऊ के एडीसी नीलाब्जा चौधरी बनाए गए थे। इसके लिए एसआईटी ने अजय यादव का पूरे 3 दिन तक पुलिस रिमांड ले लिया था। लेकिन हैरत की बात है कि करीब 1.5 महीना हो जाने के बावजूद यह हाहाहुती टाइप अफसर अब तक अपना हाथ रगड़ते ही दिखाई पड़ रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है, किसी को पता ही नहीं। वह भी तब जब एक चाकू और रिवॉल्वर की बरामदगी में पूरा थाना और पूरा एसपी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा रहता है। अब सोच करके देखिए कि एक चोर को परिवार में ही तत्काल दबोच देने का दावा करने का दमखम रखने वाला एक अदना सा दरोगा, और कहाँ एडीजी स्तर के यह आईपीएस अफसर मोहित अग्रवाल और 2 अन्य आईजी जो पूरे 3 दिनों के पुलिस रिमांड के बावजूद अजय यादव से एक छींक तक नहीं निकलवा पाए। यह तक नहीं पता चल पाया कि अजय यादव पर जीवा की हत्या की सुपारी किसने दी थी, जीवा की पहचान किसने कराई और कैसे कराई, सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है, जीवा को कितनी रकम मिली, यह रकम किसने अजय यादव को दिया, अजय को यह पिस्तौल किसने दी और कहां पर दी, जीवा की हत्या किस मकसद से हुई। अजय यादव जौनपुर के किराकत देव गांव के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन उसके नाम पर उस पूरे इलाके में ही नहीं, जौनपुर में भी कहीं कोई भी एक अपराध दर्ज नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि कोरोना काल में पुलिस ने उसे बिना मास्क के उसे पकड़ लिया था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जीवा लखनऊ की अदालत में कैसे पहुंचा, जिसने कभी चींटी तक कभी न मारी हो। वह जीवा को मौत के घाट पर कैसे उतार सकता है।
पुलिस का कहना है कि नेपाल के किसी व्यक्ति ने उन्हें 20 लाख रुपयों का वायदा किया था, लेकिन दिया केवल 5,000 रुपया पेशगी में। क्या आप लोग 5,000 रुपए के पेशगी पर किसी को कत्ल करने की किसी थ्योरी पर यकीन कर पाएंगे? हरगिज नहीं। 5,000 रुपए में तो कोई नेपाल भी नहीं जा सकता है। किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने में भी एक दरोगा 1 लाख से कम नहीं लेता है। ऐसे में जीवा की हत्या अदालत में करने वाला अजय यादव क्या इतना बड़ा मूर्ख है कि वह केवल 20 लाख रुपए के आश्वासन पर ही गोलियां बरसा आया जीवा पर, और वे तब जब उसे केवल 5,000 रुपए ही मिल पाए थे। हमले के दौरान अजय यादव का कोई लोकेशन कनेक्शन, कोई लोकल कनेक्शन था या फिर उसके बैकअप में भी कोई लोग खड़े थे? उसकी पेशी की खबर अजय यादव को कैसे मिल पाई? क्या जेल से यह मुमकिन हुआ या अदालत में ही किसी ने मुखबरी की? जिसने किया, लेकिन आखिर वह कौन था? अब जरा अजय यादव पर एक एडीजी और 2 आईजी के साथ बनाई गई एसआईटी के नतीजों पर भी बातचीत कर ली जाए। जैसा कि पुलिस की एसआईटी के अफसर बताते हैं कि पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में अजय यादव ज्यादातर सवालों पर चुप्पी ही साधे बैठा रहा, और जिन सवालों का जवाब उसने दिया भी वह पुलिस को केवल गुमराह करने वाले ही थे। ऐसे में एक एडीजी और 2 आईजी के साथ बनी इस एसआईटी और पुलिस के इन आला अफसरों की काबिलियत को बेहतर तरीके से देखा समझा जा सकता है क्या? वैसे आप ही बताइए ना कि भविष्य में आप किसकी काबिलियत पर यकीन करेंगे, किसी दारोगा की तफ्तीश पर या किसी एडीजी या आईजी की पूछताछ पर? तो अगली बार फिर किसी मसले पर किन्हीं दीगर लोगों को लेकर और फिर दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।